नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अंदर भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से बिंदु हैं और उनको कहाँ से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ भी आपको भाषा प्रथम या द्वितीय के रूप में जब आप चुनाव करेंगे संस्कृत का, तो यहाँ आपको 30 प्रश्न मिलेंगे संस्कृत के और 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। भले ही आप संस्कृत का भाषा प्रथम के रूप में चुनाव कर रहे हैं या भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव कर रहे हैं, इसका जो सिलेबस है वो लगभग समान मिलने वाला है। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, चाहे वो प्रश्न पत्र द्वितीय यानी कि लेवल द्वितीय रहे चाहे लेवल प्रथम रहे। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, संस्कृत का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 10 तरह के बिंदु दिए हुए हैं। 5 बिंदु इसमें व्याकरण संबंधित हैं और 5 बिंदु जो हैं वो संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। अपन हिंदी की शिक्षण विधियों का सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लगभग शिक्षण विधियों का जो कंटेंट है वो चाहे किसी भी भाषा के अंदर अपन देखें लगभग समान रहने वाला है। वही भाषा को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जा सकती हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, सीसीई क्या है, किस प्रकार से शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है, भाषा कौशलों का कैसे विकास किया जा सकता है। चाहे आप अपनी भाषा के रूप में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अन्य कोई उर्दू कोई सी भी भाषा जो आप चयन करते हैं, कंटेंट वही रहेगा, केवल उनकी लैंग्वेज है वो चेंज होनी है। ये बात है शिक्षण विधियों की। अब अपन बात करते हैं कि व्याकरण संबंधित प्रश्न जो संस्कृत के अंदर पूछे जाने हैं वो किन किन बिंदुओं से संबंधित रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश के आधार पर आपको क्या करना है, व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो प्रश्न किस किस संदर्भ में होंगे, तो शब्द रूप, अलग अलग शब्द रूप अपन ने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर अलग अलग पढ़े ही हैं अपने समय के अंदर। जैसे नदी है, राम है, रमा है, गुरु है, अलग अलग तरह के शब्द रूप जिनकी अलग अलग विभक्तियाँ चलती हैं, उनके अंदर अलग अलग उनके रूप होते हैं। तो उन शब्द रूपों में से और कोई सा भी वचन दिया जा सकता है, कोई सा भी वहाँ पर आपको विभक्ति दी जा सकती है कि इस विभक्ति का कौन सा रूप बनेगा, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद धातु रूप, धातु अलग अलग, लिख धातु है, पठ धातु है, हस धातु है, उसके अलग अलग अपन यहाँ पर लकार, लकार का हालांकि अलग से भी एक टॉपिक है, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, लृट लकार है, अलग अलग तरह के 5 प्रकार के लकार हैं वो मुख्य रूप से चलेंगे। उन्हीं में धातु रूप हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद में अलग अलग विभक्ति एवं कारक, 8 विभक्तियाँ या कारक हैं वो अलग अलग चलते हैं। उनके अंदर किस प्रकार से अपादान कारक क्या है, संबोधन कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, उनकी क्या क्या पहचान होती है, इन सब से संबंधित प्रश्न या उनके कारकों के रूप शब्दों के संदर्भ में कैसे कैसे बनते हैं, ये सब प्रश्न हैं वो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग से संबंधित ये एक सामान्य से अपन अगर आसान से टॉपिक माने तो यही हिंदी और संस्कृत के अंदर होते हैं। प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्यय संबंधी प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। इन सभी बिंदुओं से संबंधित गद्यांश में से शब्द चूज किए जाएंगे और उन शब्दों से संबंधित प्रश्न हैं वो निर्मित किए जाएंगे। तो ये रहेगा प्रथम यूनिट का जो सिलेबस है वो, और इसमें से आपको लगभग, चूँकि 10 यूनिट के अंदर ये सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, तो लगभग 3 प्रश्न यहाँ से इस यूनिट में से आपको मिलेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली यूनिट जो संस्कृत के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको एक अपठित गद्यांश मिलने वाला है। ये गद्यांश आपको राजस्थान से इतिहासम कला संस्कृतिम च आधारीकृत्य, यानी कि राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित एक गद्यांश होगा। और इस गद्यांश के अंदर निम्न बिंदुओं से संबंधित व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न के अंदर रेखांकित पद दिया हुआ होगा, उस पद से संबंधित कौन सी उसके अंदर क्रिया है उसका चयन करना, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, ये सभी जो पॉइंट हैं इन नामों से सभी परिचित हैं। और आगे विस्तार से अपन किस प्रकार से लकार
तय किया जाएगा, कैसे लिंग परिवर्तन किया जाएगा, संधि कैसे बताई जाएगी, संधि का प्रकार कैसे तय होगा, ये सब इसके सिलेबस के अंदर देखेंगे। ये यहाँ पर देखो, ये टॉपिक आ गया लकार परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न, यानी कि आपको वर्तमान काल के अंदर, यानी ये काल परिवर्तन से संबंधित ही प्रश्न पूछे मान सकते हैं आप कि वर्तमान काल के अंदर कोई प्रश्न निर्मित किया हुआ है, उसको किस प्रकार से आप भविष्य काल के अंदर या भूतकाल के अंदर या विधिलिंग लकार के अंदर किस प्रकार से उसको चेंज करेंगे, तो लकार परिवर्तन संबंधी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में संख्या ज्ञान, यहाँ देखिए, यहाँ एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जो भाषा संस्कृत भाषा है उसको अगर अपन प्रथम भाषा के रूप में चयन करते हैं तो आपको संख्या ज्ञान, यानी कि अलग अलग लगभग 1 से 100 तक की, उसके बाद अपन 1000 के लिए या 10,000 के लिए, अरब के लिए, ऐसे कौन कौन से शब्द प्रयोग में लेते हैं, ये संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। यदि आप संस्कृत भाषा का भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ पर समय ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे। ये समय वाला जो पॉइंट है जिसके अंदर घड़ी बनी हुई होगी, अलग अलग उसकी सुइयाँ हैं वो अलग अलग दिखाई जाएंगी कि कौन सी सुई, जिसके अंदर हावर्स बताने वाली सुई है वो कहाँ है, मिनट वाली सुई कहाँ है, उसके आधार पर समय का अपन किस प्रकार से पता कर सकते हैं, उसका अपने को आंसर देना होगा। तो वो समय ज्ञान बिंदु है वो संस्कृत में द्वितीय भाषा के रूप में चयन करने पर जोड़ा गया है, जबकि प्रथम भाषा के रूप में यदि संस्कृत का चुनाव किया जाता है तो समय ज्ञान नहीं होकर केवल संख्या ज्ञान ही है। उसके बाद अपन सभी जानते हैं कि अलग अलग जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, ठीक है, या दंतस्था, अलग अलग कौन कौन से स्थान हैं उनके आधार पर, और महेश्वर सूत्र से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे यदि आप संस्कृत का भाषा प्रथम के रूप में या भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं। बाकी जो मैंने अभी बोले हैं, पीछे जितना सिलेबस अपन ने अब तक देखा है संस्कृत का, वो सभी चाहे आप संस्कृत को भाषा प्रथम के रूप में चुनाव करते हैं चाहे भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं, सभी मिलने वाले हैं। केवल जैसा मैंने आपको बताया कि समय ज्ञान वाला जो पॉइंट है वो तब मिलेगा जब आप संस्कृत का भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं। उसके बाद अगली यूनिट जो आती है संस्कृतानुवाद, यानी आपका हिंदी के अंदर कोई वाक्यांश दिया हुआ है उसका संस्कृत में अनुवाद करना, उसका वाच्य परिवर्तन करना। वाच्य परिवर्तन अपने को केवल उसी स्थिति में परिवर्तन करना मिलेगा कि जो दिया हुआ होगा वो लट लकार से संबंधित वाक्य होगा और उसका अपने को अलग अलग लकारों के अंदर लंग लकार है, लिट लकार है, उससे संबंधित प्रश्न है, उसका परिवर्तन करना अपने को पूछा जाएगा। इसके बाद में कोई वाक्य दिया हुआ है उसके अंदर प्रश्न निर्माण करना, यानी कि आंसर दिया होगा, कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा संस्कृत के अंदर और उसके अंदर अपन जैसे क्यों, कब, कैसे, उनके लिए जो संस्कृत शब्द हैं उनके लिए किम, कुत्र, कुतय आदि शब्द जो हैं संस्कृत के अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिनका अपन हिंदी में प्रयोग कब, क्यों, कैसे इसके रूप में करते हैं, वही संस्कृत शब्द हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न यहाँ बनते हैं, आसानी से उनका निर्माण किया जा सकता है। फिर वही अशुद्धि संशोधन, जैसे हिंदी में अपन वाक्य अशुद्धि शब्द अशुद्धि हैं उनको शब्द शुद्धिकरण के रूप में पहचानते हैं, अशुद्ध शब्द पहचानना या शुद्ध शब्द पहचानना, इस तरह से प्रश्न। इसके बाद में संस्कृत सूक्तियाँ। संस्कृत सूक्तय के अंदर क्या है कि अलग अलग सूक्तियाँ, एक लाइन का सेंटेंस होगा। जैसे अपन देखें कि जननी जन्म भूमिश्चय सर्वगाद पी गरियसी, अब ये एक सूक्ति है। इस सूक्ति के अंदर क्या किया जाएगा माफ़ कीजिएगा कि पूरी सूक्ति दे दी जाएगी और कोई एक शब्द है वो वहाँ से विलोपित होगा। जैसे जननी, अब जन्म भूमिश्चय ये जो शब्द है वो वहाँ से विलोपित रहेगा, तो नीचे ऑप्शन मिलेंगे उसमें जन्म भूमिश्चय या अपन यूँ कहेंगे कि जैसे रणभूमिश्चय, अलग अलग शब्द दिए हुए मिल जाएंगे कि युद्ध भूमि है वो यहाँ पर शब्द एडजस्ट होगा या जन्मभूमि शब्द है वो एडजस्ट होगा। ऐसे अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे और उस सूक्ति को अपने को कंप्लीट करना होगा। ऐसा जो पीछे की रीट एग्ज़ाम के अंदर संस्कृत सूक्तियाँ जोड़ी गई हैं उनमें इस तरह के प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। सूक्तियाँ हैं उनके लिए अलग अलग जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से आपको अलग अलग जो उसकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल सूक्तियाँ हैं वो यहाँ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उससे अलावा तो जो संस्कृत की सूक्तियाँ हैं उनका कोई अथाह भंडार है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
अभी लागू पुस्तकें हैं उनमें से जो सूक्तियाँ बनती हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो यहाँ तक का जो विवरण है ये मुख्य रूप से संस्कृत के व्याकरण से संबंधित रहेगा और ये भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय उन दोनों के रूप में ही संस्कृत का चुनाव करने पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे पॉइंट। अब रही बात कि भाषा द्वितीय के रूप में अगर संस्कृत का आप चुनाव करते हैं तो संख्या ज्ञान के साथ साथ समय ज्ञान भी मिलेगा। इसके बाद एक जो आपका ये अपठित गद्यांश है उसके अंदर जो छंद और अलंकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी यदि आप संस्कृत का भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं तो देखने को मिलेंगे। छंद और अलंकार ये दो बिंदु ऐसे हैं जिनके प्रश्न आपको निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे यदि आप संस्कृत का भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करते हैं तो। और छंद और अलंकार उनको पहचानना, हालांकि उनकी गहराई को समझ पाना, ये तो संस्कृत साहित्य पढ़ने वाले जो विद्वान भाई बंधु हैं उन्हीं के बस की बात है, लेकिन उनकी गहराई तक नहीं पहुंचकर अगर अपन एग्ज़ाम के अंदर उनके क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो बहुत ही शॉर्ट तरीके के अंदर छंद और अलंकारों को उनकी मात्राओं के आधार पर, वर्णों की संख्याओं के आधार पर आसानी से छंद और अलंकार को पहचाना जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से उनका प्रश्न है वो हल किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार से और किन किन बिंदुओं से पूछे जाएंगे। तो जैसा अपन हिंदी के सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं, सेम उसी प्रकार की शिक्षण विधियां हैं वो संस्कृत की रहने वाली हैं, केवल माध्यम जो है भाषा है वो हिंदी की जगह संस्कृत चेंज होने वाली है। अभी आप कंटेंट देखेंगे बिल्कुल हिंदी से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। सबसे पहले बिंदु हिंदी में भी यही था कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, यहाँ जो बिंदु है वह है संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, अर्थात संस्कृत के अंदर जो भाषा का शिक्षण करवाया जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी शिक्षण विधियां काम में ली जाएंगी। वही पाठ्य पुस्तक विधि, वही वाचन यानी व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, सभी जो विधियां हैं वो सेम ही देखने को मिलने वाली हैं और बहुत ही आसान सी हैं, आराम से उनको पहचाना जा सकता है। अपने को संस्कृत भाषा से यानी कि संस्कृत को जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो संस्कृत की गहराई तक जाएं, बेशक जाएं, जितना पढ़ सकते हैं उतनी गहराई से पढ़ें, लेकिन जिनको संस्कृत को भाषा के रूप में रख करके और रीड क्रैक करने में योगदान लेना है तो वहाँ संस्कृत बहुत ही आसान भाषा है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा योगदान दे करके जाएगी। आराम से यदि नॉर्मल संस्कृत भाषा का अध्ययन अगर आपने संस्कृत की ये जो कंटेंट सिलेबस के अंदर दिया गया है उसका अध्ययन भी कर लेंगे तो आराम से अपन संस्कृत के अंदर भी 22 से लेकर के 25 प्रश्न हैं वो आराम से हल कर देंगे। और संस्कृत भाषा के अंदर इतने, जबकि अन्य भाषाओं के अंदर जिसको हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा का के ऊपर कोई बहुत अच्छी पकड़ नहीं है वो भी यदि संस्कृत का चुनाव करता है भाषा द्वितीय के रूप में तो उसमें आराम से 22 से 25 प्रश्न है वो डाल देता है, उससे ज़्यादा भी डाल देता है। लेकिन संस्कृत के अलावा अगर आप कोई ऐसी भाषा जैसे इंग्लिश है ये अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें 22 से 25 प्रश्न आप उसी स्थिति के अंदर सही कर पाएंगे जब आपकी इंग्लिश के ऊपर अच्छी पकड़ है। यदि इंग्लिश व्याकरण के बारे में या इंग्लिश की समझ, अगर आपकी ट्रांसलेशन की समझ अगर एक अच्छे स्तर की नहीं है तो आप इंग्लिश की ना तो शिक्षण विधियाँ सही कर पाएंगे ना ही आप इंग्लिश के व्याकरण संबंधित प्रश्न सही कर पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन, जिनकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ नहीं है या जिनको इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं का आगे थर्ड ग्रेड के शिक्षक के रूप में चयन नहीं करना है वो भाषा प्रथम के रूप में हिंदी और भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत का चुनाव करें। दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छा योगदान दे करके जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता। ये हिंदी के अंदर भी हैं शिक्षण सिद्धांत, ये संस्कृत के अंदर भी हैं शिक्षण सिद्धांतों के अंदर, जैसे आसान से कठिन की तरफ आगे बढ़ना, टुकड़ों के अंदर तोड़ करके आगे बढ़ना, ठीक है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की तरफ आगे बढ़ना, उदाहरण है उससे अपन सिद्धांत की तरफ या नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, या नियम से यानी आगमन विधि, निगमन विधि, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे और बहुत ही आसान है। संस्कृत भाषा कौशल से विकास है, यानी संस्कृत भाषा के अंदर शिक्षण कौशलों का विकास कैसे होगा, वही LSRW। श्रवणम यानी कि सुनना,
लिसनिंग, संभाषणम यानी कि बोलना, स्पीकिंग, पठनम रीडिंग पढ़ना, लेखनम लिखना यानी कि राइटिंग। LSRW के आधार पर शिक्षण के जो क्वेश्चन हैं उनका विकास होता है। तो इन सभी का अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान शिक्षण विधियाँ रहेंगी। इसके बाद में अगला टॉपिक है संस्कृताध्यापनस्य अधिगम साधनानि, यानी संस्कृत अध्यापन के लिए अधिगम के साधन कौन कौन से हैं, अर्थात संस्कृत भाषा का अध्यापन आप किन किन साधनों से करवा सकते हो, कौन कौन सी सहायक सामग्री हो सकती है उनके बारे में। उनके अंदर सहायक सामग्री के अंदर पाठ्य पुस्तकानी यानी आपकी टेक्स्ट बुक है संस्कृत की, वो तो मुख्य है ही है, जो कि शिक्षक के हथियार के रूप में पहचानी जानी जाती है। इसके बाद संप्रेषण से साधनानी, यानी कि संप्रेषण के साधन कौन कौन से हैं, जो भी अपन सोशल मीडिया वाले साधन हैं उनको देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, डिजिटल बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी साधन जो संप्रेषण के साधन हैं उनका संस्कृत के अध्ययन के अंदर और अध्यापन के अंदर ये और अधिगम को आसान बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए और इन सभी संप्रेषण साधनों का क्या क्या उपयोग हो सकता है संस्कृत भाषा सिखाने के अंदर, इन सभी को अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, यानी कि संस्कृत भाषा में बालक ने कितना सीखा, शिक्षक कितना सिखाने में सफल हुए, उन सभी का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। मौखिक और लिखित प्रश्नानाम प्रकार है, यानी कि मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न हैं उनके प्रकार, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न हैं या निबंधात्मक प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से उनके आधार पर अपन एक मूल्यांकन प्रपत्र या प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर कैसे प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वही CCE आता है, सतत मूल्यांकनम, CCE और उपचारात्मक शिक्षणम, ये हिंदी के सिलेबस के अंदर भी है और हर एक भाषा के अंदर ही मिलेगा। तो इन सभी व्याकरण संबंधी और शिक्षण विधियों संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अपन इन बिंदुओं का अध्ययन करते हुए और आसानी से जो 30 प्रश्न संस्कृत के अंदर पूछे जाएंगे उसके अंदर आराम से 22 से लेकर 25 प्रश्नों तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा अगर सीरियसली स्टडी की जाए तो 25 से भी ऊपर प्रश्न हैं वो आराम से संस्कृत भाषा के अंदर डाले जा सकते हैं। वही लेवल 2 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 से 8 तक को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है और जो इसका कठिनाई स्तर है वो कक्षा 12 तक रहेगा, क्योंकि संस्कृत के अंदर कठिनाई स्तर है वो 12 तक रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर कक्षा 10 तक के ही बिंदु हैं वो मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। इसलिए आराम से कक्षा 9 और 10 की जो व्याकरण संबंधी प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं संस्कृत से संबंधित उनका अध्ययन करके, इनके अंदर कक्षा 10 के अंदर चलने वाली एक बुक है स्पंदना, ये बुक जो है कक्षा 10 के लिए चलती है। इसके अंदर मुख्य रूप से संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे संबंधित प्रश्न, छंद अलंकार से संबंधित जो प्रश्न हैं, बिंदु हैं वो बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। इन बिंदुओं का अध्ययन स्पंदना नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से किया जा सकता है। उसका कंटेंट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से, जितनी आसानी से आप हिंदी भाषा के अंदर संप्रेषण कर पाते हैं और प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, उससे भी कहीं आसान संस्कृत भाषा के अंदर आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।